हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स और डे की सीरीज़, जिसमें हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इसके अलावा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर करो। ठीक है, ताकि इस चैनल की जो है वो भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, और आप अगर आपके कोई सजेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं सारे अपना स्कोर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, आप फर्स्ट 2-3 डेज आपने किया, उसके बाद आप नहीं कर रहे हो तो डेली बेसिस पे अपने स्कोर्स को क्या करो, उस पर अपडेट करो। ठीक है, ताकि डेली बेसिस पे आप ये रहे कि हमने डेली के लेक्चर से हम 10 क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वोल्केनिक एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स। बोल रहे हैं कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो किन मेथड से मेजर की जाती है, मॉनिटर की जाती है। सबसे पहले केमिकल एनालिसिस ऑफ गैसेस कमिंग आउट थ्रू फ्यूमारोल्स। बोल रहे हैं कि सबसे पहले केमिकल एनालिसिस ऑफ गैसेस से जो फ्यूमारोल्स के थ्रू आते हैं। देखो, सेकेंड है जीपीएस सिस्टम से, थर्ड है टिल्ट मीटर से और फोर्थ है सिस्मोमीटर से। तो आपको इसका आंसर लगेगा कि केवल ए आपको आंसर लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ए लगा देंगे कि देखो केमिकल एनालिसिस अगर मतलब कहीं से गैसेस निकल रही है तो यस वहाँ से पता लग सकता है कि शायद वहाँ से वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन याद रखना जीपीएस से भी हमारी क्या होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी मेजर होती है। अगर अर्थ के मूवमेंट में थोड़ा सा भी मतलब अर्थ में थोड़ा सा भी मिनिस्क्यूल भी मूवमेंट होता है ना, फ्यू सेंटीमीटर का भी मूवमेंट होता है ना, तो जीपीएस जो है वो उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो मेनली जीपीएस से भी पता चल सकता है वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में। थर्ड है टिल्ट मीटर। देखो टिल्ट मीटर मेनली क्या होता है, टिल्ट मीटर मेनली थोड़े से भी टिल्टिंग को जस्ट तो अगर थोड़ी सी भी कहीं पे सरफेस पे टिल्टिंग होती है तो उसको मेजर कर लेता है। तो यस, ये भी मेनली टिल्टोमीटर भी वोल्केनिक एक्टिविटी को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। और उसके बाद है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हवाई जो वोल्केनो है, हवाई वोल्केनो मेनली क्या होते हैं जो पैसिफिक प्लेट के बीच में है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वहाँ पे प्लेट के नीचे थोड़ी सी सिस्मिक एक्टिविटी ऐसी होती है, तो वहाँ पे सिस्मोमीटर्स यूज होते हैं। तो वहाँ से भी पता चल सकता है कि हमें यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, तो इन चारों के थ्रू हमें पता चल सकता है कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, सारे ही इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे ही मॉनिटर कर सकते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर हो जाता है हमारा 4। ये देखो, अभी मैंने आपको किसके बारे में बता रही थी, वोल्केनिक एक्टिविटी के मेजरमेंट के बारे में बता रही थी। ठीक है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी का उन चारों से तो हो ही सकता है, साथ में अब नई एक टेक्निक आई है जिसका नाम है DSAR। जिसका नाम क्या है, DSAR, डिस्प्लेसमेंट सिस्मिक एम्पलीट्यूड रेशियो। न्यूजीलैंड में कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी होने वाली थी, इन्होंने कुछ प्रिडिक्ट कर दिया था और उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू उन्होंने उसको क्या किया, मेनली पता लगाया था डिस्प्लेसमेंट सिस्मिक एम्पलीट्यूड रेशियो के थ्रू। डिस्प्लेसमेंट सिस्मिक एम्पलीट्यूड रेशियो क्या है, ये एक ऐसी रेशियो है जो कंपेयर करती है एक्टिविटी ऑफ फ्लूइड्स को, जैसे कि जो भी गैस होते हैं, हॉट वाटर होता है, स्टीम होता है, वोल्केनो की सरफेस पे और जो 1000 मीटर डीप है उससे। समझ रहे हो कि वोल्केनो की सरफेस पे कितनी मतलब गैसेस, हॉट वाटर और स्टीम की एक्टिविटी हो रही है और 1000 मीटर्स डीप कितनी हो रही है। ठीक है, तो उस रेशियो को माप के ये जो DSAR टेक्निक है ये बताती है कि वहाँ पे मेनली वोल्केनो इरप्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। व्हेन DSAR इंक्रीज, जब DSAR इंक्रीज होगा तो जो सरफेस फ्लूइड्स हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट होते हैं। जब DSAR ज़्यादा होता है इसका मतलब तो क्या होते हैं, जो सरफेस फ्लूइड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होते हैं, लेकिन जो डीप वंस होते हैं वो स्टिल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और मूव करते रहते हैं, सर्कुलेट करते हैं विगरसली बिलो ग्राउंड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन जो ये इस टाइप की जो एनालिसिस है ये इतनी ज़्यादा न्यू है कि रिसर्चर अभी इस पर 100% विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो टेक्निक है ये किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट सिस्मिक एम्पलीट्यूड रेशियो, ये किसके, वोल्केनिक एक्टिविटी को बताने के लिए है। ध्यान रखना इसको, आप सिस्मिक देख के अर्थक्वेक बता दोगे, लेकिन ये मेनली किसके लिए है, ये है मेनली वोल्केनिक इरप्शंस को देखने के लिए।
तो मैं अभी आपको कुछ बता रही थी कि न्यूजीलैंड के कुछ आइलैंड्स में ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है। तो देखो न्यूजीलैंड का मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। एक है वाइट आइलैंड, एक है वाइट आइलैंड, बहुत फेमस है, यहाँ पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। और उस पर एक वोल्केनो ताऊरंगा वोल्केनो, कौन सा है, ताऊरंगा वोल्केनो, याद रखना, ठीक है, तोरंगा या ताऊरंगा जो भी आप बोलो, ठीक है, तोरंगा वोल्केनो, ये एक बहुत फेमस है। और एक है यहाँ पे रुआफिहू वोल्केनो, कौन सा, रुआफिहू वोल्केनो, ये दोनों वोल्केनो का नाम याद रखना, ये बहुत फेमस है, ये न्यूज़ में थे दोनों ही, ठीक है। वाइट आइलैंड पे एक तुआरुंगा, ठीक है, और एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये हमारा जो जो न्यूजीलैंड है, ये उसके अराउंड की चीज़ें हैं। उसके जो वेस्टर्न साइड होता है वहाँ पे तासमन सी है, उसके ईस्टर्न साइड में साउथ पैसिफिक ओशन है, नीचे एक कुक स्ट्रेट आती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखो तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई न्यूजीलैंड के कुछ वोल्केनोज के नाम थे, तो भाई वहाकारी, देखो वाइट आइलैंड मैंने बोला था, उसी को वहाकारी भी बोलते हैं, वाइट आइलैंड को क्या बोलते हैं, वहाकारी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बे ऑफ प्लेंटी में है, ठीक है, मेनली ईस्टर्न नॉर्थ जो आइलैंड है न्यूजीलैंड में। और ये क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है, क्या है, ये एक एक्टिव वोल्केनो, तो याद रखना वाइट आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम वहाकारी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहाकारी और रुआफिहू ये दोनों ही क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, और कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। वहाकारी नॉर्थ में है और रुआफिहू जो है वो साउथ में है, ठीक है। अभी देखो मैं रुआफिहू के बारे में बता रही थी, तो जो रुआफिहू है ये क्या है, ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड के सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है। और इसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोथर्मल सिस्टम है और एक वार्म क्रेटर लेक है, क्या है, एक वार्म क्रेटर लेक है इसके ऊपर, जिसको ये बोलते हैं TYMOE, क्या है, एक क्रेटर लेक का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और यहाँ से कौन सी रिवर ड्रेन होती है, वहांगेहू रिवर, याद रखना ये रिवर का नाम है वहांगेहू रिवर, कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है, ठीक है। अभी आजकल वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है इतने ज़्यादा टफ आ रहे हैं, तो याद रख लेना इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये वहांगेहू रिवर कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है सारी। तो ये लेक कहाँ पे है, ये है, वो है, ठीक है। तो द लेक इज सो लार्ज इट हाइड द सरफेस एक्टिविटी दैट इज यूजफुल फॉर डायग्नोजिंग वोल्केनोज लाइक वहाकारी, ठीक है, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में मैंने करंट से जो रिलेटेड न्यूज़ थी वो भी आपको बता दी है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना इसका। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, PM पोषण शक्ति निर्माण के बारे में बताना है, PM पोषण अभियान के बारे में बताना है मेनली, ठीक है। फर्स्ट है, द स्कीम प्रोवाइड्स 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। मेनली 1 हॉट कुक्ड मील जो है वो मेनली हमें कहाँ मिलती है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मिलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मेनली इसको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्कूल्स में अगर ये खाना मिल रहा है ना, हॉट कुक्ड मील स्कूल्स में मिल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगी। कौन करेगी इसको इम्प्लीमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये याद रखने का तरीका, स्कूल्स में खाना मिल रहा है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन एरियाज विच आर पुअर इन न्यूट्रिशनल स्टेटस। और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखना, केवल ऐसे एरियाज में नहीं इम्प्लीमेंट होगी कि जहाँ पे पूरा न्यूट्रिशनल स्टेटस है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, हर जगह ये यूज़ होगी, ठीक है। मिड डे मील स्कीम पहले इसको बोलते थे, अभी इसका PM पोषण स्कीम नाम रख दिया है, ठीक है। मेनली हंगर माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए मेनली बच्चों में ये स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि केवल जो गरीब बच्चे हैं या जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है वहीं पे किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, और हमें करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट तो हमारी क्या है, केवल एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, करेक्ट हमारी एक ही स्टेटमेंट है। और देखो ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी, 2021 में लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, हमने बता दी है, ठीक है। प्री प्राइमरी एजुकेशन में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ये इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या हैं, 1 हॉट कुक्ड मील दी जाएगी। कब से कब तक ये स्टार्ट की गई है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, ये 5 साल तक ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मेनली जितने भी स्कूल के बच्चे हैं जो क्लास 1 से 8 तक पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, उन सबको कवर करेगी, ठीक है। तिथि भोजन का भी कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
थर्ड हमें क्या बता रहा है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, तो आप इसको शायद देख के ही बता दोगे, ठीक है, इसका आप देख के ही बता दोगे। इसके जो मेनली वो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स में मेनली इस सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है। थेरेप्टिक्स में भी यूज़ होता है और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में भी मेनली यूज़ होता है, याद रखना। थेरेप्टिक्स में भी इसका यूज़ हो सकता है, कहाँ पे, ठीक है, थेरेप्टिक्स में भी इसका यूज़ हो सकता है, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। यहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स में भी इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। इसमें मेनली क्या किया जाता है, कोई भी जो एग सेल है, ठीक है, उसको किसी डोनर के न्यूक्लियस में इम्प्लांट कर दिया जाता है जो किसी सोमैटिक बॉडी से लिया हो। सोमैटिक बॉडी मतलब जिसमें कोई oocyte ना बनता हो या एग सेल ना बनता हो, ठीक है, मतलब जो वो ना बनता हो, तो किसी उससे मतलब सोमैटिक सेल में किसी दूसरे का न्यूक्लियस डाल देना, उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये मेनली रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स में मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो मेनली इस्टेब्लिश किया गया था हेल्प करने के लिए और मेनली पनिशमेंट देने के लिए जो भी सीरियस क्राइम्स करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, ये इसी टाइप का जो है वो कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। ये उसी टाइप का कोर्ट बनाया गया था। कहाँ पे है ये, हेग नीदरलैंड में। कहाँ पे है ये, हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। हेग नीदरलैंड में है। कब बनाया गया था, 2002 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2002 में ये मेनली बनाया गया था, रोम स्टैट्यूट से, ठीक है। फाउंडिंग ट्रीटीज का क्या है, रोम स्टैट्यूट, याद रखना, रोम स्टैट्यूट से मेनली ये प्रिपेयर बनाया गया था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही, बिल्कुल। सेकंड है, द आईसीसी हैज़ यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट क्राइम्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स। तो याद रखना, बिल्कुल भी नहीं। जो भी कंट्रीज़ आईसीसी के मेंबर्स हैं केवल उन्हीं में ये अपना जुरिडिक्शन या फिर इसका जुरिडिक्शन केवल उन्हीं कंट्री में है जो इसकी मेंबर्स हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में इनका जुरिडिक्शन नहीं है, इनका यूनिवर्सल जुरिडिक्शन नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, इंडिया इज़ मेंबर ऑफ द कोर्ट। याद रखना, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का मेंबर इसकी मेंबर नहीं है। कौन कौन, जैसे कि चाइना और इंडिया, ठीक है, दोनों ही इसके मेंबर नहीं है, याद रखना, दोनों ही इसके मेंबर नहीं है। और यूएस भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चाइना, इंडिया और यूएस से भी इसका मेंबर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, और हमें करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट तो हमारी क्या है, केवल एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, करेक्ट तो हमारी एक ही स्टेटमेंट है। ये देखो, अभी इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में देख लेते हैं आईसीसी के बारे में। इसमें अप्रोक्सीमेटली कितनी स्टेट्स हैं, अभी 100 स्टेट्स हैं, ठीक है। अभी इसमें 100 स्टेट हैं, इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं आईसीसी की। कितनी है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, रशियन है और स्पेनिश है, ठीक है। ये इसकी मेन 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जबकि चाइना इसमें है नहीं, तब भी उस लैंग्वेज को उसमें इंक्लूड कर रखा है, याद रखना इसको, ठीक है। आईसीसी के 6 फील्ड ऑफिस हैं, ये सारे हैं, देख लो आप जहाँ पे भी हैं। अबिजान में है, नैरोबी में है, ठीक है, बेंगुई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है, कंपाला युगांडा में है, ठीक है। और ये भी मेनली सारे जितने भी 6 फील्ड ऑफिसेज हैं ये कहाँ पे हैं, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, ठीक है। 2 वर्किंग लैंग्वेज हैं इसकी, कौन सी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, याद रखना, इंग्लिश एंड फ्रेंच इसकी 2 वर्किंग लैंग्वेज है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 2 वर्किंग लैंग्वेज हैं। हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया था हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, याद रखना इसको। और मेनली इसके 4 ऑर्गन्स क्या क्या हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 ऑर्गन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो मेनली स्टेट्स के साथ रिलेशंस वो करती है, ठीक है। दूसरे हैं जुडिशियल डिवीजन्स, तीसरे हैं ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर और चौथे हैं रजिस्ट्री। ये मेनली 4 ऑर्गन्स हैं आईसीसी के, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये 4 ऑर्गन्स हैं मेनली आईसीसी के। मेनली ये देखो कि जो रोम स्टैट्यूट है उसकी रोम स्टैट्यूट या फिर जो आईसीसी को जुरिडिक्शन जिसने ग्रांट कर रखा है उसके 4 मेन क्राइम्स को मेनली जुरिडिक्शन है इसके अंदर, ठीक समझे। मतलब 4 क्राइम्स के जो 4 क्राइम अगर होते हैं तो इसकी जुरिडिक्शन आईसीसी के पास है। क्या, द क्राइम ऑफ जिनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन, ठीक है। अगर ये होते हैं तो इनका मेनली जुरिडिक्शन किसके पास है, आईसीसी के पास है, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं में, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताना है। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बोल रहे हैं कि एक अपेक्स बॉडी है अंडर इंडियाज ट्रांसपेरेंसी रजीम विच डिसाइड वेदर सर्टेन इन्फॉर्मेशन सोर्ट बाय सिटीजन्स और टू बी डिस्क्लोज और नॉट। बिल्कुल, ये मेनली क्या है, ये अपेक्स बॉडी है जो मेनली इन्फॉर्मेशन के लिए इंडिया में बनी है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट RTI एक्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ इक्वल स्टेटस टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो याद रखना, अभी RTI एक्ट में 2019 में क्या कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। कि कब अमेंडमेंट किया गया है, 2019 में इसमें RTI एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनका स्टेटस कम कर दिया गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल नहीं है। पहले अगर 2019 से पहले क्वेश्चन आता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन अभी ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि अभी RTI एक्ट में क्या कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। ठीक है, थर्ड है व्हेन सिटीजन फाइल्स एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स द फाइनल अपील लाइज विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बोल रहे हैं कि अगर आप डिससेटिस्फाइड हो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर, आपने कोई कंप्लेन की, अगर आप उससे डिससेटिस्फाई हो रिस्पॉन्स से, तो फाइनल जो मेनली अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाएगी। ठीक है, तो आपको ये दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फाइनल अपील है वो इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। तो अभी देखो 2019 में क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है। देखो, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग एज होती थी वो होती 5 ईयर 65 ईयर्स। ठीक है, जो भी जल्दी हो जाए। अब कितनी है, 3 ईयर जो अभी सेंटर ने नोटिफाई किए, और हर टाइम पे जो टेन्योर है वो सेंटर नोटिफाई करेगा। ठीक है, जो सेंटर नोटिफाई करेगा वही टेन्योर होगा इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं उनका। ठीक है, सैलरी पहले इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल इनकी सैलरी होती थी। ठीक है, याद रखना, पहले इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होती थी और इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होती थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होती थी इनकी। लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग हो गई है, अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई पावर ही नहीं है। मेनली कौन डिसाइड करेगी, इनकी जो वो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इनकी सैलरी को। ठीक है, याद रखना, ये समझ में आ गया, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास ना तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंडर मतलब वो है पावर, किसी के अंडर नहीं है। ठीक है, अब सैलरी भी अब कौन डिसाइड करेगा, अभी मेनली सैलरी भी इनकी कौन डिसाइड करेगा, सेंटर ही डिसाइड करेगा। सैलरी भी कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब क्या आ गई, अपॉइंटमेंट। पहले 3 मेंबर कमेटी जो थी वो अपॉइंट करती थी इसको। पहले 3 मेंबर कमेटी, सेंटर पे 3 मेंबर कमेटी अलग से और स्टेट पे अलग से मतलब अपॉइंटमेंट करती थी। अब मेनली क्या है, अब ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। ठीक है, अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी किसको सेलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें बताना है भक्ति सेंट के बारे में। बोल रहे हैं कि ही बिलीव दैट थ्रू लव एंड डिवोशन सॉन्ग एंड डांस ए डिवोटी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेनली भक्ति में यही माना जाता है कि जो लव एंड डिवोशन है, जो सॉन्ग एंड डांस है, वो मेनली भगवान की प्रेजेंस को फील करने के लिए सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड है ही एक्सेप्टेड डिसिप्लिन फ्रॉम ऑल क्लासेज एंड कास्ट। बिल्कुल इन्होंने सारी क्लासेज और कास्ट से डिसिपल्स ये मेनली भक्ति मूवमेंट से एक्सेप्ट करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है ही डिड नॉट बिलीव इन रिनाउंसिंग द मटेरियल वर्ल्ड एंड प्रोक्लेम द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो याद रखना, इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को रिनाउंस करने की भी बात की थी। ठीक है, मेनली उन्होंने रिनाउंस करना था कि मेनली मटेरियल वर्ल्ड को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। तो हमारा ना, वैसे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये गलती है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे शायद प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रखी है। यहाँ पे कोई दे ही नहीं रखा है ना। मैं तो भक्ति मूवमेंट के बारे में ही देख रही थी। भक्ति मूवमेंट में तो चलो फर्स्ट सेकंड 2 स्टेटमेंट तो सही है, तो याद रखना भक्ति मूवमेंट की लिख लो यहाँ पे। ठीक है, सेंट किसी का नाम ही नहीं दे रखा, तो हम कैसे बता सकते हैं उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को रिनाउंस किया था कि नहीं किया था, समझ रहे हो। तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तो देखो भक्ति मूवमेंट बात करता था। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में रह के वो मतलब आपको वो करना है, डिवोशन करना है गॉड के प्रति, तो मेनली भक्ति मूवमेंट में यही बोला गया था। तो थर्ड मतलब देखो, वैसे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, भक्ति मूवमेंट के हिसाब से बता रही हूँ, किसी सेंट के हिसाब से नहीं बता रही हूँ मैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें मिस प्रिंट हुआ है ये कुछ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कबीर के बारे में बताना। देखो, कबीर के बारे में तो आप सबने सुना होगा,
तो सबसे पहले है ही वॉज बोर्न इन सिटी ऑफ वाराणसी, ये वाराणसी में पैदा हुए थे। सेकंड है इन बीजक कबीर मोक्स द प्रैक्टिस ऑफ प्रेइंग टू अवतार सच एज बुद्धा ऑफ बुद्धिज्म। बोल रहे बीजक में जो कबीर हैं वो मजाक उड़ाते हैं प्रे करने का, जैसे बुद्धा मतलब अवतारों की पूजा करने का मेनली मजाक उड़ाते हैं। तो पहले स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है ही क्वेश्चन मीनिंगलेस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जितने भी रिलीजन्स में चल रही हैं वो सारी बिल्कुल। ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स, तो ये चीज़ याद रखना, इनको किसी रूलर ने पेट्रोनाइज नहीं किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो पहले तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है सी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया आंसर सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है भक्ति सेंट रामानंदा के बारे में। किसके बारे में? रामानंदा के बारे में। सबसे पहले हैं इन्होंने इक्वलिटी बिफोर गॉड की बात की, बिल्कुल इन्होंने रामानंदा ने इक्वलिटी बिफोर गॉड की बात की। सेकंड है ही फाउंडेड हिज ओन सेक्ट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ लव एंड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण एंड राधा, बिल्कुल इन्होंने अपने एक नए सेक्ट की स्टार्ट की रामानंदा ने, ठीक है, मेनली जो वैष्णविज्म के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। थर्ड है हिज वॉज डिसिपल ऑफ भक्ति सेंट कबीर, तो याद रखना ये कबीर के भक्त नहीं थे, कबीर इनका भक्त था, समझ रहे हो कि कबीर के जो मतलब गुरु थे वो थे रामानंदा। तो ऐसा नहीं है कि ये कबीर के डिसिपल थे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कबीर के गुरु थे रामानंदा। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं करेक्ट। समझ में आया। और लोअर स्टेटा के सोसाइटी से जो लोग थे वो भी इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है। इनके मतलब काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, आपने कबीर तो थे ही, इनके फॉलोअर एक रविदास का आपने नाम सुना होगा, वो भी इनके डिसिपल थे, ठीक है, वो भी इनके डिसिपल थे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है नाथ पंथीज के बारे में। किसके बारे में? नाथ पंथ, जैसे कि जो हमारे योगी जी हैं वो नाथ पंथ से ही हैं। सबसे पहले है बोल रहे हैं कि इसके बारे में क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत बतानी है, और सारी सही हैं। फर्स्ट है देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, बिल्कुल इन्होंने जो भी कन्वेंशनल रिलीजन चल रहा था उसको क्रिटिसाइज किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नाथपंथीज के बारे में। सेकंड है टू ऑब्टेन द पाथ ऑफ साल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, बिल्कुल ये बोलते हैं कि मेडिटेशन से ही भगवान को पाया जा सकता है। थर्ड है दे बिकम पार्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, बिल्कुल लो कास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। फोर्थ है दे अपोज द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, नहीं, नाथ पंथ मेनली क्या होते हैं, पूरे घर बार को त्याग देते हैं और उसके बाद मेनली कहाँ रहते हैं, कहीं मंदिर वगैरह में अपनी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो वहीं पे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अपोज नहीं किया उन्होंने, तो मेनली इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो नाथपंथी सपोर्ट करते हैं रिनंसिएशन के आइडिया को, तो ये स्टेटमेंट ही हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही हमारी क्या है, रॉन्ग है। आगे समझ में इसके बारे में, तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, किसके बारे में बताना है, सूफीज़म के बारे में बताना है। किसके बारे में? सूफीज़म के बारे में बताना है। सबसे पहले सूफीज कंसिडर दैट द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ कैन बी बेस्ड ओनली ऑन सेल्फ एक्सपीरियंस, बोल रहे हैं कि ये बोल रहे थे कि केवल सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पे जो नॉलेज ऑफ ट्रूथ है वो बेस हो सकती है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, इन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला था सूफीज ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है दे बिलीव दैट ऑलमाइटी कैन बी परसुएडेड बाय क्लेवरनेस, देखो सूफीज बहुत ज़्यादा लव कंपैशन की बात करते हैं, वो क्लेवरनेस की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भगवान को आप पा सकते हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा लव से या फिर बहुत ज़्यादा ही कंपैशन से, या फिर आप अगर दुख में भगवान को याद करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेनली सूफीज़म बात करता है। अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा दुख में हो और भगवान से बिल्कुल दुख में अगर आंसू निकालते हुए कुछ मांग रहे हो तो भगवान आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे, तो ये मेनली मानते हैं। तो ये क्लेवरनेस में बिलीव नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि ये मेनली बिलीव करते हैं कि क्लेवरनेस से, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है दी सूफीज कंसिडर द शेल्टर ऑफ कॉम्पिटेंट मास्टर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द सीकर, बिल्कुल अगर सीकर को कुछ चाहिए तो मेनली अपने मास्टर के जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जाए और वहाँ से अपनी नॉलेज को गेन करे, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट इनके में स्टेप है कि ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो इसी नोट पे हमारे जो 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो प्लीज़ 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 अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ चैनल को शेयर करो, ठीक है, ताकि आपके लिए जो अच्छा अच्छा कंटेंट है वो आता रहे, ठीक है। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।